नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के 40 से जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन जो अति लघुत्तरी में या फिर लघुत्तरी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, मैं कहता हूँ ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे या PYQ जो होते हैं, इनको अगर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा। नहीं तो कई बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम हो चुका है और कई बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है और कई एक ऐसे बच्चे हैं जिनका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है। जिन बच्चों का हो चुका है वो लोग देख लेना इस क्वेश्चन पेपर में। जो आज हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें आपको देखना ये मिलते हैं नहीं मिलते। 110% आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम का जो आपका प्री बोर्ड हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और जिन बच्चों का होना के वाकई वो देख लें और इसको तैयार कर लें, इसको और इस क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और देख लेना जाके बोर्ड एग्जाम के पेपर में, आपको यहाँ से क्वेश्चन उस पेपर में देखने को मिलेंगे। और जिन बच्चों का प्री बोर्ड होना बाकी वो भी इसको तैयार कर लें, क्योंकि अगर वो देते हैं वहाँ पर मिलेंगे। और अगर एक क्वेश्चन प्री बोर्ड में आ सकते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है, बोर्ड एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर में क्यों नहीं आएंगे। 110% आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए बच्चों इन सभी क्वेश्चन को एग्जाम देने से पहले पढ़ना आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ इस वीडियो में जो भी 40 से 50 क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को एक एक करके आप ध्यान से अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं कहता हूं को काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से मैं समझाऊंगा और हर एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगर बच्चों इन क्वेश्चंस का जो भी हम आपको आज बता रहे हैं, इनका आपको PDF चाहिए। क्या चाहिए? PDF। ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल आपको पता है, इंस्टाग्राम ID पता है, SP स्टडी क्लासेस के नाम से। क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ पर हम PDF या फिर फोटो प्रोवाइड करा सकें। वहाँ पर आप हमें फॉलो करके DM कर देना। जब आप DM करेंगे वहाँ पर लिखेंगे PH19। ये देखिए कोड आपको डालना है, तभी आपको PDF मिलेगा PH19। इसका मतलब कोड डालने का ये है कि जब आप कमेंट करते हैं सर हमें फिजिक्स का नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, अब हम किस टॉपिक के आपको दें बताओ। तो इसीलिए PH19 का मतलब है आप इस वीडियो का मांग रहे हैं नोट्स, हम इजीली से आपको इनकी फोटो या फिर PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और इसलिए दिया जाता ताकि आप मल्टीपल टाइम इनको आसानी से रिविजन कर सको। ठीक है, तो आइए बच्चों एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को समझ के चलेंगे ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो इनको इजिली से सॉल्व कर पाए। देखो तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। देखो आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी आपको परिभाषा भी बतानी है और इसका आपको मात्रक भी लिखना है। देखो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे और अगर आपको परिभाषा आती है तो इजिली से इस परिभाषा का उस डिफिनेशन के थ्रू मात्रक इजिली से लिख पाएंगे। देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F, जो भी परीक्षण आवेश रखा है उस पर लगने वाला जो फोर्स कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है वो F है। ठीक, तथा परीक्षण आवेश Q, परीक्षण आवेश Q लिखें या Q0 लिखें। यहाँ पर Q0 के मान की निष्पत्ति को, Q0 का जो मान होता है उसकी निष्पत्ति यानी कि उसकी उत्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसे कहते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फिर अगर हम सूत्र की बात करें तो E = क्या हो जाएगा, इतना बल लग रहा है और इतने आवेश पर लग रहा है तो E = हो जाएगा F/में Q0। देखो इसका सूत्र हो जाएगा E = वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/में Q0। F क्या है? लगने वाला फोर्स यानी कि बल है और Q0 क्या परीक्षण आवेश है। अब देखो बच्चों फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फोर्स किस में लगाया जाता है? बल लगाया जाता है, इतने न्यूटन का बल उतने न्यूटन का बल यानी कि न्यूटन हो जाएगा। और आवेश को किस में मापा जाता है? कूलाम में। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा N/कूलाम या N/कूलाम, अथवा इसको हम वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है वोल्ट मीटर वाला, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है और कई ऑप्शन आपको वहां पर दिखाई देंगे, तो एक ऑप्शन मिलेगा वोल्ट मीटर या फिर N/कूलाम भी मिल सकता है, वोल्ट प्रति मीटर या N/प्रति मीटर। तो आपको कोई भी मिलता है आप इजिली से लगा लेंगे। ये दोनों आपको याद रखना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में,
देख लेना। निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। निरक्षीय स्थिति में किसी भी क्षेत्र पर जो किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिखना है, देखो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति पूछ रहा है और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, शून्य होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। सूत्र हो जाएगा E=1/4πε0 P/r3 और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, जहां पर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा R जो है द्विध्रुव प्रेक्षित बिंदु से दूरी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। स्थिर वैद्युतिकी जो है इसमें गॉस के नियम का आपको उल्लेख करना है और जो गॉस की प्रमेय है, गॉस का नियम है, उसको समझाना है। गॉस की प्रमेय क्या, देखो गॉस के नियम के अनुसार, जो गॉस एक वैज्ञानिक थे, इनके नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई भी बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इसका जो कुल आवेश जो होगा वो उस परिबद्ध के कुल आवेश का ε0 गुना होता है। इसका जो मतलब ε0 गुना होता है, मतलब उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फाई ई जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। इसमें देखो Q इंटू में आप 1/ε0 करेंगे तो Q ε0, इसमें एक की जगह पे वो Q आ जाएगा, तो आप ऐसे इसको डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, जहां पर जो आपका ε0 है ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। ε0 जो है निर्वात या फिर वायु की जो वैद्युतशीलता होती है उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो भी बताएंगे सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा भी लिखिए। देखो आपका जो वैद्युत विभव है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ से 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चन को आपको 110% तैयार ही करना है। देखो कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी जो है विमा भी हमें लिखना है। देखो विमा तभी लिख पाएंगे जब हमें इसका मात्रक पता हो, तो मात्रक भी लिख लेंगे, फिर हम इजली से इसकी विमा भी लिख लेंगे। ठीक है, परिभाषा समझो। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र है उसमें वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत विभव जो है किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य जो होता है, जो भी कार्य करना पड़ रहा है, उसे धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के क्या होता है, बराबर होता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। तो जो वैद्युत विभव होगा B= जो लाने में किया गया कार्य जो है W किया जाएगा, परीक्षण आवेश उसको Q0 से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो वर्क जो किया जाएगा वो जूल में किया जाएगा। आवेश का मात्रक आपको पता है कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम या इसको डायरेक्टली वोल्ट कह सकते हैं। तो जूल प्रति कूलाम इसी के हिसाब से हम इसकी जब विमा लिखेंगे तो आएगी mL⁻², T⁻³ और A⁻⁻1 आएगी। और आपको याद रखने वाला इस विमा को इस बड़े कोष्टक के अंदर बंद जरूर करना। अगर आप बंद नहीं करते विमा के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। देखो आपका अगर कोई समविभव पृष्ठ है, उस समविभव पृष्ठ की आपको परिभाषा देनी है। समविभव पृष्ठ पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा भी आपके बोर्ड के पेपर में आपसे पूछ सकता है। तो देखो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, देखो कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु पर, जो भी स्थित उस पर बिंदु है, उन सभी बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर हो, समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। या इसकी डिफिनेशन मैं आपको एक बोल दे रहा हूं, उसको भी आप लिख सकते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। चाहे आप इसे याद रखें या फिर जो मैंने बोली है उसे याद रखें। आपने नहीं सुन पाया एक बार और सुन लें। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच, कोई भी संधारित्र है, उस संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी हमारे पास संधारित्र है, इस संधारित्र जो है इसकी प्लेटों के बीच हमने परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी जो धारिता है उसमें क्या फर्क पड़ता है, धारिता में क्या चेंज आता है, बढ़ती है फिर घटती है। देखो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से जो हमारे संधारित्र है इसकी प्लेटें जो होती हैं इनके बीच में जब हम परावैद्युत पदार्थ रखेंगे, रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र, इसकी जो प्लेटें होती हैं उसके अंदर जो उपस्थित वैद्युत क्षेत्र होता है उसके विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण, जो इनकी प्लेट जो है इनके बीच में जब आप कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे और जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश से के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। जो इसकी सतह पर जो प्लेटें हैं, प्लेटों के विपरीत आवेश, जो विपरीत आवेश होता है उनके प्रेरित होने से उत्पन्न होता है और इसी कारण प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो घट जाएगा।
जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में जो विभवांतर का मान होता है वो घट जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाएगी। अगर विभवांतर घट रहा है तो धारिता बढ़ रही है, बढ़ जाती है। अगर धारिता आप बढ़ाएंगे, जितनी धारिता आप बढ़ाते चले जाएंगे विभवांतर का मान घटता चला जाएगा। यानी कि क्योंकि C इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/20 को बी, या फिर हम कह सकते हैं C इक्वल टू C समानुपाती का नियतांक 1/V के होती है। यह C को व्युत्क्रमांक, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको याद रख लेना है। यानी कि कोई भी संधारित्र है उसमें हम उसकी जो प्लेटें हैं उनके बीच अगर कोई भी विद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसकी जो धारिता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता का मान बढ़ जाता है। सो आई होप आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा, समझ में अभी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला आपका क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अनुगमन वेग से आप समझते क्या है। जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनका जो अनुगमन वेग होता है उस अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। देखो, वह वेग जिसके द्वारा, एक ऐसा वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, इस अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे अपवहन या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। समझो एक बार, वह वेग जिसके द्वारा, एक ऐसा वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो चालक होता है इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनों से टकराते हैं। ये क्या होते हैं, आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के में, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है उसके प्रभाव में, उसके इफेक्ट में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। किस सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे अपवहन या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। समझो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इसके विशिष्ट चालकता का मात्रक भी लिखिए। ठीक है, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता के मध्य में एक संबंध होता है। चालकता इक्वल टू होता है जो विशिष्ट चालकता होती है उसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है धारा घनत्व अपान में वैद्युत क्षेत्र। धारा घनत्व कितना है और वैद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। जब हम इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका वोल्ट मीटर से वोल्ट कट जाएगा तो 1 मीटर स्क्वायर से ऊपर मीटर स्क्वायर है, इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, एम्पियर बटे मीटर, नीचे बचेगा वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर बटे वोल्ट मीटर वाला नीचे आ जाएगा। इजीली से हो जाएगा। ये थोड़ी मैथ कैलकुलेशन है, आप लोग इतना तो मैथ इजीली से कर ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है इसका इंटरनेशनल जो पद्धति होती है उसमें आपको इसका मात्रक लिखना है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व जो होता है एसआई मात्रक होता है, जिसको एसआई मात्रक कहते हैं। इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको न्यूटन प्रति, जो न्यूटन 1 न्यूटन बटे में आप करेंगे एम्पियर मीटर, या फिर प्रति एम्पियर मीटर भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह आप भी मान सकते हैं। इस चीज़ को आपको याद रख लेना, क्योंकि इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां जब आप बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं तो आपको वहाँ पर नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं चारों लिखना, आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपको याद रहता है 1 लिख दो, आपको चारों नहीं लिखना। बट मैं आपको बता देता हूँ ताकि किसी बुक में दोनों दिए रहते हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला आपका जो क्वेश्चन है ये आपका जो चुंबक वाला चैप्टर है उससे देखो क्या है। किसी धारावाही चालक के कारण, कोई भी धारावाही चालक है उस चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में के संबंध में, चुंबकीय क्षेत्र का जो संबंध है उस संबंध में बायो-सैवर्ट के नियम का आपको उल्लेख करना है। और एक क्वेश्चन जो है बच्चों, मैं कहता हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा वी का मतलब होता है बहुत कम, μ0 पान में आपका 4 पाई दिया गया। ठीक है, ये दिया गया I इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब होता है बच्चों बहुत कम लंबाई, साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर है। ये जो सूत्र है इसे याद रख लेना है, क्योंकि इस सूत्र से आपके बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल का कोई भरोसा नहीं किस सूत्र पे आ जाए। तो इसीलिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बता रखा है और 5 नंबर वाले भी न्यूमेरिकल बता रखे हैं, 3 नंबर वाले भी न्यूमेरिकल बता रखे हैं। उनको जाकर आप एक बार चेकआउट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जहाँ पर 4 पाई जो μ0 पान में 4 पाई है ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ μ0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है? देखो, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं उनमें जो है अंतर क्या होता है? अब या तो फिर एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है आपके बोर्ड के पेपर में, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बीच अंतर स्पष्ट करो, ऐसा भी आपसे बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है। तो सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेना। अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं उनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, नगण्य होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक लेंज ने अपना नियम दिया था। वो नियम क्या? देखो, किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, कोई भी परिपथ है उसमें प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है, जो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, अथवा प्रेरित धारा की दिशा, अथवा जो उसमें धारा प्रेरित हो रही, धारा बह रही है, उसकी दिशा ऐसी होती है, कैसी होती है बताओ भाई, कि वह उस कारण का विरोध करती है कि जो धारा है, जो आपका विद्युत क्षेत्र है, वो उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एक बार और समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया या फिर अथवा धारा हो गई, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है, उसकी दिशा जो होगी वो सदैव ऐसी होती, कैसी होती है कि वह जिस कारण से उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। आप इस डिफिनेशन जो है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले लें, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला आपका क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। देखो, जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, इसकी आपको सबसे पहले परिभाषा बतानी है, होता क्या है, तथा इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी देना है। ये इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से ठीक है, किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। किसी एक चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसमें ग्रंथियां जो होती हैं उनके बराबर ही होता है, एक्चुअल में और कुछ नहीं है। जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक कंडीशन तभी लागू होगी जो दूसरी वाली कुंडली है उसमें किसी 1 एम्पीयर की जो धारा है, 1 एम्पीयर की धारा हो, वो क्या हो रही, फ्लो हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो। अगर बच्चों इसका एक व्यवहारिक उदाहरण, इसका एक एग्जाम्पल की बात करें तो समझो नोट में, इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है। जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली है उसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा को हम सही से फिट कर सकते हैं। इसको उसकी सहायता से हम लोग समझ सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर आप जब पढ़ेंगे वहां पर आपको इस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वालों तरंग दैर्घ्य होती है उनकी तरंगों के आपको नाम लिखना है। देखो, वैद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंगे जो होती हैं उनके नाम बताना। तो देखो, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की तरंगे रेडियो तरंगे हैं। सबसे अधिक जो होती है वो रेडियो तरंगों की होती है, तथा सबसे कम जो है तरंग दैर्घ्य गामा तरंगों की होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, कभी भी कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं, अति लघुत्तरी में भी पूछ सकते हैं, टिप्पणी भी इनसे पूछ सकते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनमें स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना। स्पेक्ट्रम की जो आवृत्ति है उस आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। देखो, सबसे पहले रेडियो तरंगे आएंगी, माइक्रो तरंगे, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, परावैंगनी, एक्स किरणें तथा गामा किरणें। इनका बढ़ता हुआ ऑर्डर है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनके स्पेक्ट्रम की आवृत्ति का, आवृत्ति जो होती है उसका। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में अगर आता है सबसे कम और ज़्यादा का, तो सबसे कम किसकी होगी, रेडियो तरंगों की, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गामा किरण होगी। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एकल गोलीय पृष्ठ जो है उस एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। जो एकल गोलीय पृष्ठ है उस एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के जो अपवर्तन का सूत्र होता है उसके बारे में आपको बताना। देखो, एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है n/v - 1/u, n1 - r होता है। ये जो सूत्र है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। वहीं पर बच्चों जो u है,
ए पृष्ठ से क्या है, वस्तु की दूरी है। बी क्या है, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है। ये सारी चीजें तो नॉर्मल है। और एन जो है ये क्या है, पृष्ठ द्वारा पृथक, पहले पृष्ठ द्वारा जो भी पृष्ठ है उसके द्वारा जो पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो है अपवर्तनांक होता है। क्या है, अपवर्तनांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। कोई भी लेंस है, उस लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है, किन बातों पर डिपेंड रहती है। तो देखो, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र की अगर हम बात करें तो 1/f इक्वल टू होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं। इस नियम के आधार पर, इस नियम की सहायता से हम बताएंगे कि जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। तो लेंस की फोकस दूरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी कि जो r1 r2 है इन पर भी निर्भर करती है, तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक यानी कि जो n है उस पर भी निर्भर करती है, तथा प्रकाश का जो रंग है, कलर है, उस पर भी निर्भर करती है। और एक क्वेश्चन भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने सभी ने ले लिया होगा। वीडियो को रोक कर आप ले सकते हैं। उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है, इसकी पुष्टि होती है। उस घटना का, उस भौतिक घटना का आपको उल्लेख करना है। तो कई घटनाएं, प्रकाश का व्यतिकरण हम देखेंगे, उससे पुष्टि हो जाएगा। विवर्तन व ध्रुवन की घटनाओं के कारण जो है प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। ये सारी चीज़ें हम ये जो घटनाएं हैं इनके द्वारा हम इनको प्रदर्शित कर पाएंगे, इनको डिफाइन कर पाएंगे, एक तरीके से प्रैक्टिकली बातें हैं। ठीक है, समझ में आ गया हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका जो क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। जो कला संबद्ध स्रोत होता है, इस कला संबद्ध स्रोत से आप समझते क्या है। तो देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो आपके बोर्ड के पेपर में, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत से आप समझते क्या हैं। तो देखो, ऐसे स्रोत जिसके बीच कलांतर जो होता है, कलांतर जिसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, समय के साथ नियत रहता है। कलांतर जो है वो समय के साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, नियत रहता, कांस्टेंट रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्थायी व्यतिकरण से प्राप्त होता है। कला संबद्ध स्रोत होते हैं, इनसे क्या होता है, स्थायी व्यतिकरण जो है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर जो है समय के साथ नियत रहता है, चेंज नहीं होता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण, जो स्थायी व्यतिकरण की घटना होती है उसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का जो विवर्तन होता है इससे आप क्या समझते हैं। अगर बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो, प्रकाश के व्यतिकरण से आप समझते क्या है, जब प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी प्लेट, पतली स्लिट, जो पतली स्लिट होती है, अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, कोई तीक्ष्ण अवरोध है उस पर पड़ती है, तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की और आंशिक रूप से मुड़ जाती। तो क्या करती है, स्लिट अथवा अवरोध के क्या होती है, किनारों की जो उनके साइड्स होती हैं उनकी ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। ठीक है, प्रकाश तरंगों की इस प्रकार से मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का हम विवर्तन कहते हैं। ये जो प्रकाश मुड़ रहा है, इस मुड़ने की जो एक प्रक्रिया है, एक कंडीशन है, इसे ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पोलेराइड के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जो पोलेराइड होता है, इस पोलेराइड का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो देखो, इसके हम लिखेंगे पोलेराइड के दैनिक जीवन में निम्न उपयोग हैं। उनमें से कुछ उपयोग की हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो उपयोग हैं आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फोटोग्राफी में। ठीक है, अब फोटोग्राफी करना कहाँ है, तब हम करते हैं पानी की सतह के अंदर। पानी की सतह के अंदर जब हम फोटोग्राफी करते हैं तब वहाँ पर पोलेराइड का दैनिक जीवन में उपयोग हो गया। ठीक है, जो ऑटो उद्योग हैं या फिर कार, ट्रक, स्क्रीन, जो इनके आप शीशे देखते हैं उनमें जो स्क्रीन लगी होती हैं, उन पर चकाचौंध को दूर करने के लिए, ताकि जो प्रकाश है अध्रुवित ना रहे, ध्रुवित हो जाए। ठीक है, वायुयान तथा ट्रेनों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता में नियंत्रण करने के लिए भी हम पोलेराइड का उपयोग करते हैं। जो वायुयान या फिर ट्रेनें होती हैं उनमें प्रकाश बहुत तीव्रता से आता है, तो उसकी तीव्रता को नियंत्रण करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अध्रुवित अथवा ध्रुवित तथा आंशिक ध्रुवित की प्रकाश जो होता है, इस प्रकार के जो प्रकाश हैं, लाइट्स हैं, उनकी पहचान करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, पोलेराइड का। और आप जो क्रिकेटर देखते हैं, ये आपको जो
जिस टाइम डे या नाइट में मैच हो रही होती हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो एकदम लाइट की तरफ मुंह खड़के खड़े रहते हैं, तो ऐसा होता है कि जब वो चश्मे नहीं लगा रहते तो इनकी आंखें एकदम चिलमिला जाती हैं। बट वो चश्मा लगा रहते हैं जिससे क्या होता है, उस लाइट का चिलमिलाहट का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस जिससे उनको जो वॉल आती है वो साफ दिख सके। इसीलिए आपने देखा होगा जो क्रिकेटर लगाते हैं वो नॉर्मल चश्मे नहीं होते, वो एक्चुअल में पोलराइड ही चश्मे होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं। परमाणु जो होता है, इन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो स्थायी कक्षा होती है उसे किसे कहते हैं, तथा उसकी शर्त क्या होती है। मान लीजिए स्थायी कक्षा है, उसकी शर्तें क्या है। तो देखो, बोहर की परिकल्पना के अनुसार, एक बोहर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी। उस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर घूम रहा है तो कुछ निश्चित ऐसी कक्षाएं होती हैं जिसमें वो घूमता रहेगा, बट वो ऊर्जा लॉस नहीं करेगा, एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा। वे एक कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं, जिनमें वो इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहेगा बट उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। उन कक्षाओं को हम उसकी स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में परिक्रमण करते जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कोणीय संवेग जो होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π है, इसका पूर्ण गुणज होगा। और एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MBRN h/2π, जहाँ पर an जो है इसके मान कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार में नहीं हो पाएगा, दूसरी बार में ले लो। ठीक है, अब भी ले लो, ताकि ये क्वेश्चन जो है आप बिजली से इसको तैयार कर पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। जो नाभिकीय बल होता है वो होता क्या है, नाभिकीय बल का अर्थ क्या होता है। देखो, नाविक किसी भी नाविक के भीतर बेबल, नाविक के भीतर बेबल जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रखते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। जो क्या करते हैं, न्यूक्लियान जो होते हैं उनको परस्पर बांधे रखते हैं, उस बल को ही नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। जो समस्थानिक होते हैं और समभारिक होते हैं, इनके नाभिक में जो अंतर होता है वो आपको बताना है। देखो, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं इनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे, जबकि समभारिक के परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं बट द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, याद रखेंगे। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको बताना है कि 1 MU जो होता है इसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान कितना होगा। याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, अति लघुत्तरी 1 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। एक AMU जो होता है एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 931 MeV के बराबर होता है। MeV का फुल फॉर्म होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, 110% आपको याद ही रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नाविक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य। जो नाविक होता है इसकी जो बंधन ऊर्जा है उससे क्या तात्पर्य है, नाविक की बंधन ऊर्जा के बारे में आपको बताना है। तो देखो, किसी नाविक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है। जो भी नाविक होता है, किसी भी नाविक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाविक के न्यूक्लियानों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। जो नाविक के न्यूक्लियान होते हैं उनको परस्पर अगर हमें अलग अलग करना है तो उसके लिए जो आवश्यक होते हैं उसे नाविक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी नाविक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाविक उतना ही अधिक स्थायी होगा। कोई भी नाविक है जिसकी अधिक बंधन ऊर्जा होगी वो नाविक उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही अधिक स्थायी होगा। ठीक है, बंधन ऊर्जा तथा नाविक के स्थायित्व में संबंध बताइए। नाविक की जो बंधन ऊर्जा होती है और नाविक का जो स्थायित्व होता है उसके बारे में आपको संबंध बताना है, उसके बारे में आपको कनेक्शन बताना है। तो देखो, बंधन ऊर्जा नाविक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है। जो बंधन ऊर्जा होती है नाविक के स्थायित्व के क्या होती है, समान अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नाविक की बंधन ऊर्जा होती है वो उतना ही अधिक स्थायी होगा, स्टेबल होगा। तो स्थायित्व जो होता है उसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस परमाणु के नाविक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी अधिक होगी परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। ये तो वही बात रिपीट कर दी गई ना। देखो, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, एक क्वेश्चन नाभिकीय विखंडन पर भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में कई बार आ चुका है। तो देखो, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं, कोई भी एक भारी नाभिक है, उस भारी नाभिक पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टकराते हैं या संघट्ट करते हैं, तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता। तो वो जो बड़ा सा नाभिक था
दो या दो से अधिक छोटे नाविकों में टूट जाएगा। जैसे आप कोई बड़ा टुकड़ा लेते हैं, उसको कहीं दीवार पे मार देते हैं, पत्थर का टुकड़ा, वो कई टुकड़ों में टूट जाता। तो इसी प्रकार से बड़ा नाविक था, उस पर कई इलेक्ट्रॉनों, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन ने संघटित किया, उस पर टकराए, तो वो नाविक जो था दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता। तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, द्रव्यमान क्षति होती है, उसका वजन कम हुआ है, वह द्रव्यमान जो द्रव्यमान क्षति होती है, वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा समीकरण जो होता है उसी के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, ऊर्जा में चेंज हो गया। इस प्रकार भारी नाविक के टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जैसे बच्चों एक नाइट्रोजन को टकराया 92U235 यानी कि जो यूरेनियम है उस पर टकराया, तो उसने जो बेरियम 56 बनाया और Kr 3689 बनाया और कई इलेक्ट्रॉन और बहुत सारी ऊर्जा को व्यय किया है। और ये जो समीकरण है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप परिभाषा चाहे कम लिखेंगे, समीकरण लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें कौन सी घटना होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की ही घटना होती है, आपको पता होगा। ठीक है, नाभिकीय जो विखंडन होता है उसमें, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें नाभिकीय विखंडन की ही घटना होती है। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बंडों के नाम बताओ। जो ऊर्जा बंड होते हैं ठोस में, उनके नाम बताना। तो देखो, चालन बंड और संयोजी बंड दो प्रकार के बंड जो होते हैं जो ऊर्जा में जो ठोसों में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो चालन तथा संयोजी बंड जो होते हैं वो ठोसों में ऊर्जा बंद है। ठीक है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। देखो, एन टाइप और पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं, इनमें आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। तो देखो, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो एन टाइप होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में क्वार्टर आवेश वाहक होते हैं। एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जो पी टाइप होता है उसमें क्वार्टर होते हैं। ठीक है, और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत से आप क्या समझते हैं। पीएन संधि जो डायोड होता है, पीएन संधि डायोड, एनपीएन संधि डायोड, सारा कुछ पढ़ाया है। तो पीएन संधि डायोड में जो अपक्षय परत होता है उससे आप क्या समझते हैं, अपक्षय परत होता क्या है एक्चुअल में, ये भी बताना। तो देखो, पीएन संधि डायोड के दोनों ओर वह परत, पीएन संधि डायोड होता है उसके दोनों ओर वह परत जिसमें चालनशीलता आवेश वाहकों की उपस्थित रहती है, उपस्थित नहीं रहती है। देखो, पीएन संधि डायोड के दोनों ओर वह परत, दोनों ओर क्या लगी थी, परत, वह परत जिसमें चालनशील आवेश वाहकों की उपस्थित नहीं रहती। चालनशील जो आवेश वाहक होते हैं उनकी उपस्थित प्रेजेंस नहीं रहती, अपक्षय परत कहलाती है। अपक्षय परत ही बार बार टूटती है। तो ये बच्चों 40 से 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक एक करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद ही आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पेपर में मिलने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं। अगर बच्चों इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने बता दिया, PH19 करके आप कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे कमेंट छोड़ देना, यूट्यूब पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आपको इसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप डेफिनेटली हमसे जरूर पूछिए। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।